गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस विजन के इस लाइव इंटरेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि टॉपिक जो आज का जो टॉपिक है आपका, उसके साइंस को आपको समझना पड़ेगा, यानी कि उसके भाव को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग उसके भाव को नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। टॉपिक देखिए क्या है कि राम राज्य। अगर राम राज्य की बातें आपको करनी है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि राम राज्य की अगर आप लोग बातें करेंगे तो गांधी जी की ओर से करेंगे, बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन टॉपिक है क्या? राम राज्य कोमा राज्य अथवा राज्य विहीन अवस्था। सबसे पहले आप लोग टॉपिक के सेंस को समझिएगा। मैंने टॉपिक क्या बनाया हुआ है कि राम राज्य कोमा राज्य अथवा राज्य विहीन अवस्था। इसका मतलब यह है कि अगर आप गांधी जी के राम राज्य को समझते हुए, यानी कि गांधी जी ने जो अपना राम राज्य का सिद्धांत आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, तो आपको करना क्या है? आपको गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांतों को समझते हुए अंतिम निष्कर्ष के रूप में आपको यह निकालना है कि जब आप गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांतों को या गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांत को या उसके अंतर्गत कही गई बातों को जब आप समझ जाएंगे, तो समझने के बाद जो एक व्यवस्था आपके सामने आएगी, अगर आप उस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करेंगे तो क्या आप किसी राज्य में जाएंगे या किसी राज्य विहीन अवस्था में जाएंगे? टॉपिक का साइंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि गांधी जी का राम राज्य क्या है, इस पे तो कई बार बातें हो चुकी हैं। गांधी जी का राम राज्य का सिद्धांत क्या था, इस पे कई बार हम लोग बातें कर चुके हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और आप लोग भली भांति परिचित भी हैं कि गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांत को आपको किस प्रकार से समझना है। लेकिन आज के टॉपिक का साइंस बदला हुआ है। आज के टॉपिक का साइंस ये है, जो मैंने अभी अभी आपसे बताया, कि जब आप गांधी जी के राम राज्य का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत कही गई बातों को समझते हुए अंतिम निष्कर्ष के रूप में अगर आप किसी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो अंतिम निष्कर्ष के रूप में किसी व्यवस्था को स्थापित करने के क्रम में आप किसी राज्य में जाएंगे या राज्य विहीन अवस्था में जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। अक्सर मैंने देखा है कि राम राज्य के सिद्धांत को पढ़ाते और समझाते समय लोगों का एक भागीरथ प्रयास यही रहता है कि लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि राम राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत कही गई बातों को समझते हुए अंतिम निष्कर्ष के रूप में जब हम किसी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करते हैं तब हम राज्य में जाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही तो आपको समझना है। अगर आप गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत कही गई बातों को समझते हुए अंतिम निष्कर्ष के रूप में अगर आप किसी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करोगे तो आपको बच्चों राज्य मिलेगा ही नहीं। आप कहां जाएंगे? आप राज्य विहीन अवस्था में चले जाएंगे। यही आपको समझना है। यानी कि जो आज के टॉपिक का साइंस है वो यही है। इसमें आपको करना क्या होगा? राम राज्य के सिद्धांत का, जो गांधी जी का राम राज्य का सिद्धांत है, उसका कुछ विशेष तरीके से आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, और विशेष तरीके से विश्लेषण करने के क्रम में आपको अन्य राजनीतिक विचारकों का हवाला भी देना पड़ेगा कि अन्य राजनीतिक विचारक गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांत के समक्ष या सापेक्ष ठीक बैठते हैं या ठीक नहीं बैठते हैं। ये सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो टॉपिक का साइंस तो मैंने आपको बता दिया है। और एक बात और आप लोग समझना, मैं पहले ही आपको बोल देता हूं ताकि किसी भी प्रकार की दुविधा आपको ना रहे। आप लोग मेरा व्यवहार जानते हैं, तमाम प्रकार की कठिनाइयों को मैं पहले ही ला देता हूं कि किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गांधी जी का जो राम राज्य का सिद्धांत है, अगर आप इसको लागू करने की कोशिश करेंगे और लागू करने के क्रम में आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम वास्तव में किसी राज्य में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गांधी जी का जो राम राज्य का सिद्धांत है, ये मतलब जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी पर तो संभव नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा प्लेटो का आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत था। प्लेटो का जो आपका आदर्शवादी राज्य है, वो पृथ्वी पर उसका पाया जाना संभव ही नहीं था। इसी प्रकार से गांधी जी का जो राम राज्य है, अगर आप इसको वास्तव में ये मान के चलेंगे
कि गांधी जी राम राज्य जैसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके आपको किसी राज्य के अंदर बैठाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो राज्य होगा ये पृथ्वी पर नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार का अगर आप इसको राज्य मान के चलेंगे, हालांकि मैं आज ये प्रूव करके जाऊंगा कि गांधी जी का जो आपका राम राज्य का सिद्धांत है वो आपको किसी राज्य में ना ले जा करके बल्कि एक राज्य विहीन अवस्था में ले जाने की कोशिश कर रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े ठहराव के साथ ही जानने की कोशिश करेंगे या अगर आप लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी का राम राज्य का सिद्धांत हमें वास्तविक अर्थों में किसी राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा राज्य पृथ्वी पर तो नहीं पाया जाएगा। ऐसा राज्य या तो स्वर्ग के अंदर पाया जाएगा या फिर ऐसा राज्य आप वहां दिखा सकते हैं, ऐसा राज्य वहां दिखा सकते हैं जब मनुष्य एक ऐसी अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जब मनुष्य एक ऐसी अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था कि मनुष्य के जो आपके स्वार्थ हैं, मनुष्य के जो आपके निजी हित हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं था। अगर वास्तव में आप ये मान के चलेंगे कि गांधी जी का राम राज्य का सिद्धांत वास्तविक अर्थों में आपको किसी राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा राज्य आपको पृथ्वी पर तो नहीं मिलेगा। ऐसा राज्य या तो आपको स्वर्ग के अंदर मिल सकता है या फिर ऐसा राज्य आपको उस अवस्था में दिखाई दे सकता है जिस अवस्था में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत तो कर रहा था, लेकिन मनुष्य के आपसी स्वार्थों में कोई टकराव नहीं था, मनुष्य के आपसी हितों में किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं था। तो शुरुआत में दो बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आज के टॉपिक का भाव क्या है, यानी कि आज के टॉपिक का साइंस क्या है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरी बात ये है कि आप अपने दिमाग में इस बात को भली बात बैठा लें कि गांधी जी का जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, अगर इसके अंतर्गत आप ये मान के चलें कि गांधी जी वास्तविक अर्थों में आपको किसी वास्तविक राज्य में ले जाने की बात कर रहे थे, तो ऐसा राज्य आपको ना तो पृथ्वी पर मिलेगा तो कहां मिलेगा, स्वर्ग के अंदर मिलेगा, या फिर एक ऐसी अवस्था में आप उसको दिखा सकते हो जब मनुष्य के आपसी स्वार्थों में कोई टकराव नहीं था या मनुष्य के आपसी हितों में किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं था। यह शुरुआत में मुझे आपसे बातें करनी थी। अब मैं आपके कमेंट एक बार ले लेता हूं, ठीक है जी। ज्योति गुड मॉर्निंग, सत्यम गुड मॉर्निंग बेटा, आनंद मिश्रा जी ठीक है, संगीता जी गुड मॉर्निंग, तेज प्रकाश गुड मॉर्निंग, गीता जी गुड मॉर्निंग, रेखा भट्ट गुड मॉर्निंग, पॉलिटिकल एग्जाम प्रिपरेशन गुड मॉर्निंग सर, कमल यादव नमस्ते सर, आपकी हेल्थ कैसी है सर, और अरविंदर सर ठीक है, बिल्कुल मेरी हेल्थ भी ठीक है और अरविंदर सर भी ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम रावत नहीं ठीक है, धन्यवाद बेटा गौतम रावत, गुड मॉर्निंग सर। तो अभी तक जो बातें मैंने आपसे की उन बातों को आप लोग अगर अपने जहन में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी बढ़िया बन जाएगी। इसके देखो बहुत फायदे हैं। अगर आप गांधी जी के राम राज्य के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ लेते हो तो ये जहां भी किसी भी परीक्षा में अगर ये टॉपिक आपके सामने टकरा जाता है तो आप इस टॉपिक के साथ उस सीमा तक खेल सकते हैं जिस सीमा तक एग्जामिनर आपको खिलवाना चाहता है। तो आपको कभी भी कोई दुविधा या कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और मेरी आप सभी लोगों से नैतिक अपील यह है कि आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत ठहराव के साथ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे द्वारा लिखे गए किसी वाक्य के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह पैदा होता है या अगर आप मेरे द्वारा किए गए विश्लेषण में अपनी अतिरिक्त बातों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, कक्षा आपकी है। मेरा काम केवल अपनी बातों को आपके सामने रखने का है, यह कक्षा आप ही की है। अगर आप मेरे द्वारा किए गए विश्लेषण में किसी भी प्रकार का कोई अगर आप अतिरिक्त बात अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं क्योंकि कक्षा आपकी है। आइए हम सब लोग मिलकर के गांधी जी के राम राज्य की जो गहराई है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक मैंने क्या बनाया था, टॉपिक मैंने ये बनाया था, देखिए मैंने लिखा था कि राम राज्य, यूट्यूब पे जो आपको टॉपिक मिला होगा राम राज्य कोमा, मैंने लिखा था कि राम राज्य कोमा राज्य अथवा राम राज्य कोमा राज्य अथवा राज्य विहीन अवस्था, राम राज्य कोमा राज्य अथवा राज्य विहीन अवस्था, राज्य विहीन अवस्था। इसका सेंस मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, यानी कि हमको यह समझना है
कि गांधी जी का जो आपका राम राज्य का कॉन्सेप्ट था वो वास्तव में अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में हमें किसी राज्य के अंतर्गत ले जाने की बात करता है या हमको किसी राज्य विहीन अवस्था में लेकर जाने की बात करता है। तो ये बच्चों साइंस मैंने आपका बता दिया था, टॉपिक का साइंस क्या होगा। अगली बात भी मैंने आपको बता दी है, जो तमाम प्रकार की बातें आपको शुरुआत में अपनी जहन में रखनी थी वो तमाम प्रकार की बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आपको यही विश्लेषण इसमें करना है जो विश्लेषण मैंने आपको बताया तरीका। अब देखो कहानी को शुरुआत कहां से करें। शुरुआत करने के लिए आपके पास हमेशा देखो, अगर आप कभी भी किसी भी टॉपिक को डिस्कस करोगे ना तो टॉपिक के संदर्भ में आपका एक शुरुआती धरातल आपके पास होना चाहिए, यानी कि शुरुआती धरातल बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए। शुरुआती धरातल क्या है? शुरुआती धरातल यह कि अगर आप गांधी जी का रेफरेंस लेकर चलते हैं, मेरी बातों को बच्चों आप चाहो तो आप लोग ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं टॉपिक को आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, सहयोग आप लोगों का रहेगा। अगर आप गांधी जी को लेकर के चलते हो तो देखिए गांधी जी का फार्मूला थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा था। यहां पर गांधी जी का फार्मूला थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा था। गांधी जी के सामने राज्य शब्द आप 2 बार लिखो। एक राज्य तो शब्द मैंने मान लीजिए यहां पे लिख दिया और एक राज्य मान लीजिए मैंने आपको यहां पर लिख दिया। मेरी सारी बातें आपको अपनी जहन में रखनी है। तो गांधी जी का फार्मूला बच्चों 2 तरह से काम कर रहा था। गांधी जी का अपना ये व्यक्तिगत मानना है, ये गांधी जी का व्यक्तिगत मानना है कि जो राज्य राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होता है, ये बच्चों गांधी जी का व्यक्तिगत मानना है कि जो राज्य राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होता है, यानी कि जो राज्य पॉलिटिकल वैल्यूज पर आधारित होकर के काम करता है, जो राज्य राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर काम करता है, तो ऐसे राज्य के पास आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसे राज्य के पास अधिकार भी होंगे, बिल्कुल होंगे। इस बात से आप लोग किनारा नहीं कर सकते और ना ही किनारा करने की आपको कोई आवश्यकता है। एक अलग ड्राफ्टिंग में यहां पे करके दिखा दूंगा, सारा का सारा फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा, केवल आपको मेरा सहयोग करना है। तो गांधी जी का एक व्यक्तिगत मानना यह था कि जो राज्य राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करता है तो उसके पास अधिकार भी होते हैं और उसके पास क्या होते हैं बच्चों, शक्तियां भी होती हैं। यानी कि अधिकार भी होते हैं और क्या होती हैं, शक्तियां भी होती हैं। अधिकार भी होते हैं और क्या होते हैं, टॉपिक में हटा देता हूं, टॉपिक तो आप समझ ही गए। अधिकार भी होते हैं और क्या होती हैं, शक्तियां भी होती हैं। तो गांधी जी का मानना यह था कि अगर आप यहां से गांधी जी को समझना चाहते हो कि गांधी जी राम राज्य का कॉन्सेप्ट आखिर आपको क्यों देने की कोशिश कर रहे थे, उनका मानना यह था कि अधिकार और शक्तियां जो हैं, यानी कि अधिकार और शक्तियां जो हैं, ये क्या है, ये नाना प्रकार के शोषणों को जन्म देती हैं। ये क्या है, ये नाना प्रकार के शोषणों को जन्म देती हैं। ये बच्चों उनका व्यक्तिगत मानना है कि अधिकार और शक्तियां जो हैं, ये नाना प्रकार के शोषणों को जन्म देती हैं। ये नाना प्रकार के शोषणों को क्या है बच्चों, जन्म देती हैं। और उनका यह भी कहना था कि जब ऐसा राज्य जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करता है, जब ऐसा राज्य जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करता है, तो जब वो अपने अधिकारों का या शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो अपने ही नागरिकों का या अपने ही लोगों का शोषण कर बैठता है। ये एकदम लैंडमार्क है, यानी कि ये शुरुआती धरातल है। अगर आप गांधी जी के राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसका कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन करने के क्रम में आपको यह पता होना चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन करते समय आपको ये बातें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि शुरुआती धरातल आप लोग क्या बना सकते हैं। तो गांधी जी को वही आधार हमें बनाना है, क्योंकि राम राज्य का कॉन्सेप्ट तो उन्हीं का है। तो जब आप गांधी जी को आधार बना के व्यवहार करने की कोशिश करोगे तो गांधी जी के समक्ष आप 2 प्रकार के राज्य बैठाओ। एक राज्य तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि जो राज्य और राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करता है। अगर उनका मानना यह है, ये मेरा मानना नहीं, ये उनका मानना है कि जो राज्य राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करता है तो इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है कि ऐसे राज्य के पास अधिकार होंगे और ऐसे राज्य के पास क्या होंगी, शक्तियां भी होंगी। लेकिन गांधी जी का यहां पे आदर्श वाक्य क्या है? गांधी जी का यहां पर आदर्श वाक्य यह है कि अधिकार और शक्तियां नाना प्रकार के शोषणों को जन्म देती हैं। तो गांधी जी आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे थे शुरुआती धरातल में कि जो राज्य राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करता है
सुनो मेरी बात, जो राज्य राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसा राज्य अपने ही लोगों का या अपने ही नागरिकों का शोषण कर बैठता है। तो मुझे आप यह बताएं कि शुरुआती धरातल आपके जहन में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। शीतू राणा जी धन्यवाद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पंकज जी नमस्कार, कमल यादव धन्यवाद बेटा। हाँ, ग्रुप सी के सिलेबस में भी राम राज्य का सिद्धांत दिया हुआ है बच्चा। सत्यम बेटा, और राजनीतिक मूल्यों का यहां अभिप्राय मैं ये लेकर के चल रहा हूं कि राजनीतिक मूल्यों का अभिप्राय यही है, अधिकार और शक्तियां। हालांकि अगर पॉलिटिकल वैल्यूज की हम बात करेंगे बेटा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन ये जो मैंने अधिकार और शक्तियां यहां पे आपको लिख के दिखाया है, ये राजनीतिक मूल्यों के अंदर ही समाहित करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। भाई ये शुरुआती धरातल आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं, आप मुझे इतना बता दें कि गांधी जी अगर आपको राम राज्य जैसी कोई व्यवस्था आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे थे तो राम राज्य जैसी व्यवस्था जो उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया था, तो उसके पीछे उनका मानना क्या था, एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी है और यह बात बिल्कुल आपके समझ में आ रही होगी। लेकिन हम लोग वास्तविक सच्चाई की बात करेंगे। आज हम लोग वास्तविक सच्चाई की बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर गांधी जी ने कुछ कहा है तो बिल्कुल आप गांधी जी की बातों के समक्ष आत्मसमर्पण करके चलेंगे, ऐसा नहीं है। और भी कुछ राजनीतिक विचारक आपको मिल जाते हैं, जब आप उनको जोड़ने की कोशिश करोगे और या आप जब लोग राज्य की वास्तविक सच्चाई को मैं आपके सामने जोड़ के दिखाऊंगा तो गांधी जी का जो राम राज्य का सिद्धांत है उसके ऊपर अपने आप ही आपको धुंधलापन नजर आने लगेगा। उसके ऊपर अपने आप ही आपको क्या है, धुंधलापन नजर आने लगेगा। केवल आपको मेरा सहयोग करना है, बिल्कुल केवल आपको मेरा सहयोग करना है। अब देखिए, एक बात तो मैंने आपको यह बता दी। दूसरी बात क्या है गांधी जी की? दूसरी बात यह है कि गांधी जी जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आते हैं, अगर हम गांधी जी के राम राज्य के कॉन्सेप्ट को एक वास्तविक राज्य मान के चल लेते हैं शुरुआत में, हालांकि हमें प्रूफ कुछ और करना है, हालांकि हमें प्रमाणित कुछ और करना है, एक अलग बात है। अगर हम गांधी जी के राम राज्य में अगर हम राज्य शब्द को जोड़ने की कोशिश करें तो गांधी जी कहते हैं कि राज्य का जो व्यवहार होना चाहिए, गांधी जी कहते हैं राज्य का जो व्यवहार होना चाहिए वो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित ना हो। क्यों ना हो, वो बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। किसी भी राज्य का जो व्यवहार होना चाहिए, गांधी जी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राज्य का व्यवहार राजनीतिक मूल्यों पर आधारित ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि जब अगर किसी भी राज्य का व्यवहार राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होगा तो उसको अधिकार मिलेंगे, उसको शक्तियां मिलेंगी, और अधिकार और शक्तियां नाना प्रकार के शोषणों को जन्म देती हैं और ऐसा राज्य अक्सर अपने लोगों का शोषण कर बैठता है। यह बात मैंने पहले आपको बता दी। गांधी जी कहते हैं कि राज्य को जो अपना व्यवहार करना चाहिए वो नैतिक मूल्यों के आधार पर करना चाहिए। राज्य को जो अपना व्यवहार करना चाहिए वो नैतिक मूल्यों के आधार पर करना चाहिए। अब यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं खाली इसको लिख करके आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है। गांधी जी का जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आपके सामने आता है। यानी कि गांधी जी एक ऐसे राज्य रूपी संस्था को हटाना चाहते हैं। समझो, वैकल्पिक व्यवस्था क्यों? गांधी जी एक ऐसी राज्य रूपी संस्था को हटाना चाहते हैं जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार करती है और उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जो अपने व्यवहार में राजनीतिक मूल्यों का आत्मसातीकरण ना करे, जो अपने व्यवहार में राजनीतिक मूल्यों को आधार ना बनाए, जो अपने व्यवहार में केवल और केवल नैतिक मूल्यों को आधार बनाए। किसको बनाए? नैतिक मूल्यों को आधार बनाए। अब यह वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
यानी कि गांधी जी ने वास्तव में एक ऐसे द्वंद्व यानी कि एक ऐसे विवाद को जन्म दिया है। अगर आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, और आज बात आपको दूर तक लेकर ही जानी है। यानी कि आज के बाद राम राज्य के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, कोई कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है जी। अब देखो, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक सेंटेंस आपको क्या मिल गया? गांधी जी का राम राज्य का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक वैकल्पिक व्यवस्था है। मेरे शब्दों को सुनना, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने एक ऐसी राज्य रूपी संस्था को हटाने की बात की जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करती है, और एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया है जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार ना करे, बल्कि नैतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार करे। अब चुनौती यह है बच्चों, क्या राज्य रूपी संस्था से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं? क्या हम राज्य रूपी संस्था से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार ना करे? मेरी बात को समझना। क्या हम राज्य रूपी संस्था से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार ना करे, वो नैतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार करे? अब इस बात को लाओ। मैंने कहा था कि अगर गांधी जी ने कहा है तो गांधी जी की बात के समक्ष आपको बहुत आसानी से आत्मसमर्पण नहीं कर देना है, आपको बहुत आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करना है। मेरे पास कुछ अन्य राजनीतिक विचारक हैं, मेरे पास कुछ अन्य राजनीतिक विचारक हैं जिनको मैं गांधी जी की इस बात के सामने रखना चाहूंगा। मेरे पास बच्चों कुछ अन्य राजनीतिक विचारक हैं, और जो आपके अन्य राजनीतिक विचारक हैं, क्योंकि गांधी जी भी क्या है, भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, तो क्यों ना ऐसा हम करें कि एक भारतीय राजनीतिक विचारक को ही सामने रख लेते हैं, और उन भारतीय राजनीतिक विचारक का नाम क्या हो जाएगा? आचार्य चाणक्य। उन भारतीय राजनीतिक विचारक का नाम क्या हो जाएगा? आचार्य चाणक्य। अब आचार्य चाणक्य का रेफरेंस अगर आप गांधी जी की इस बात के सामने रखोगे तो गांधी जी की इस बात पर आपको अपने आप ही थोड़ा सा धुंधलापन आपको नजर आने लगेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये महसूस करने लगोगे कि गांधी जी ऐसा करके कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे थे। क्योंकि आप समझना मेरी बात को, अभी सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आचार्य चाणक्य कहते क्या है, आप बातों को समझो। पहली बात तो यह कि आचार्य चाणक्य राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मान के चलते हैं। आचार्य चाणक्य ने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था माना है। मेरी बात को गौर से समझना, राज्य को एक सर्वोच्च संस्था माना है। ठीक है जी। अगर आचार्य चाणक्य राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानते हैं तो आप यह लिख सकते हैं यहां पे कि उनका मानना यह था कि मनुष्य के विकास के संदर्भ में, उनका मानना यह था कि मनुष्य के विकास के संदर्भ में, मनुष्य के विकास के संदर्भ में, मनुष्य के विकास के संदर्भ में सर्वाधिक उपयोगी संस्था, मनुष्य के विकास के संदर्भ में सर्वाधिक उपयोगी संस्था, मनुष्य के विकास के संदर्भ में सर्वाधिक उपयोगी संस्था। तीसरी बात यह कि आचार्य चाणक्य जब राज्य का कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आते हैं तो आचार्य चाणक्य राज्य को दो प्रकार से आपके सामने रखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राज्य को कल्याणकारी भी बनना चाहिए और प्लस राज्य को साम्राज्यवादी भी बनना चाहिए। राज्य को कल्याणकारी भी बनना चाहिए और राज्य को साम्राज्यवादी भी बनना चाहिए। दोनों प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इन बातों में द्वंद्व करा दो। द्वंद्व कराने का मतलब क्या होगा? वाद विवाद कराओ। तो जब तक आप इनमें वाद विवाद नहीं कराओगे तब तक मतलब जो है मजा आएगा ही नहीं, तब तक मजा नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। गांधी जी का यह व्यवहार तो मैं पहले ही आपके सामने रख चुका हूं, और अब गांधी जी के सामने एक अन्य भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में आते हैं।
और बच्चों, आचार्य चाणक्य का मानना क्या था कि आचार्य चाणक्य ने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था माना है। राज्य को क्या माना है? एक सर्वोच्च संस्था माना है। हालांकि इसके बहुत अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सीधा यहां पे लिखने की कोशिश की है कि अगर आचार्य चाणक्य राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कहना यह था कि मनुष्य के विकास के संदर्भ में, सेंटेंस देखो, मनुष्य के विकास के संदर्भ में सर्वाधिक उपयोगी संस्था। यानी कि आचार्य चाणक्य आपको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपको मनुष्य का विकास करना है तो मनुष्य के विकास के संदर्भ में राज्य रूपी संस्था से बेहतरीन संस्था और कोई भी नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कहा है अपनी बातों में कि राज्य को वेलफेयर स्टेट का एक नेचर अपनाना चाहिए, यानी कि राज्य को कल्याणकारी बनना चाहिए और राज्य को साम्राज्यवादी भी बनना चाहिए। अब बात को समझो, अगर हम आचार्य चाणक्य की इस बात को जोड़कर चलें कि आचार्य चाणक्य राज्य रूपी संस्था को सर्वाधिक उपयोगी मान के चलते हैं मनुष्य के विकास के संदर्भ में, और जब आचार्य चाणक्य राज्य रूपी संस्था को सर्वाधिक उपयोगी मान के चलते हैं मनुष्य के विकास के संदर्भ में, कहां पर? मनुष्य के विकास के संदर्भ में। और आगे उन्होंने कहा है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य का चरित्र अपनाना चाहिए और राज्य को साम्राज्यवादी भी बनना चाहिए। हालांकि राज्य साम्राज्यवादी होगा या नहीं होगा, यह आधुनिक संदर्भ में तो एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो आधुनिक संदर्भ में मेरा कोई भी डिस्कशन नहीं है, मैं तो केवल पुराने समय की बात कर रहा हूं। मैं तो केवल पुराने समय की बात कर रहा हूं। अब बात को समझो, अगर कोई स्टेट अपने आप को वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करेगा, समझो मेरी बात को, अगर कोई स्टेट अपने आप को वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करेगा, तो जब कोई स्टेट अपने आप को वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करता है या जब कोई स्टेट अपने आप में वेलफेयर स्टेट के रूप में व्यवहार करने की कोशिश करता है तो अपने लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश करता है। और अपने ही लोगों को या अपने ही नागरिकों को आप कह सकते हो नाना प्रकार की सुविधाएं देकर के उनका जो जीवन जीने का क्रम है या उनका जो जीवन है, उनके जीवन जीने के क्रम में जो नाना प्रकार की व्यवस्थाएं आती हैं, उन नाना प्रकार की व्यवस्थाओं को आसान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन बात को समझो, आचार्य चाणक्य ने बड़ी टेक्निकल बात की है कि अगर कोई स्टेट अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाएगा तो उसको साम्राज्यवादी भी बनना चाहिए। साम्राज्यवादी उसको क्यों बनना चाहिए? बात को समझो, क्योंकि अगर वो अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाएगा तो उसको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता इस नाते पड़ेगी क्योंकि वो अपने ही लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं देना चाहता है। और जब वो अपने लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं देकर के उनके जीवन को आसान बनाने की कोशिश करेगा तो इस संदर्भ में उसको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्टेट को हमेशा साम्राज्यवाद की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब राज्य साम्राज्यवाद की ओर लगातार बढ़ता रहेगा तो उसको आए दिन क्या होंगे? अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होते रहेंगे और उन तमाम प्रकार के अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल करके वो अपने आप में वेलफेयर स्टेट के रूप में काम कर सकता है और अपने ही लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं दे सकता है। एक बात तो यह है, लेकिन आप इस बात को समझो कि अगर कोई स्टेट अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा या कोई स्टेट अपने आप को साम्राज्यवाद की ओर बढ़ाने की कोशिश करेगा, जैसा आचार्य चाणक्य आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये तमाम प्रकार की बातें राजनीतिक मूल्यों के अभाव में संभव है? क्या ये तमाम प्रकार की बातें राजनीतिक मूल्यों के अभाव में संभव हैं? क्या ये तमाम प्रकार की बातों बच्चों राजनीतिक मूल्यों के अभाव में संभव है? क्योंकि अगर हम यहां पर राजनीतिक मूल्यों में केवल हम दो ही शब्द जोड़ के चलें, एक शब्द मैंने आपको क्या बताया? अधिकार, और एक शब्द मैंने आपको क्या बताया? शक्तियां। एक शब्द मैंने आपको क्या बताया? अधिकार, और एक शब्द मैंने आपको क्या बताया? शक्तियां। तो आप इस बात को समझो कि आचार्य चाणक्य की जो बातें हैं क्या वो राजनीतिक मूल्यों के अभाव में संभव हैं? भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक मूल्यों के अभाव में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई स्टेट अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा तो जब वो वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा तो उस पर उसके अधिकार क्षेत्र में क्या आना चाहिए? उस पर शक्तियां हो, उसको पावर आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा और अपने ही लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश करेगा
तो नियम बनाने के क्रम में, कानून बनाने के क्रम में आपको शक्ति उसको देनी पड़ेगी। नियम बनाने के क्रम में या कानून बनाने के क्रम में आपको शक्ति उसको देनी ही पड़ेगी, या अधिकार आप उसको देने पड़ेंगे। आप दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप उसको नियम बनाने के क्रम में आप उसको अधिकार देने पड़ेंगे या आपको शक्तियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना नियम बना के कोई भी राज्य अपने लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और अगर आचार्य चाणक्य की बात को यहां पर रखें कि अगर कोई राज्य अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा, तो जब वो वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। उसको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको साम्राज्यवाद की ओर बढ़ना चाहिए। अगर साम्राज्यवाद की ओर बढ़ना चाहिए तो राज्य को क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। अगर साम्राज्यवाद की ओर बढ़ना चाहिए तो राज्यों को क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। फर्ज करो कि अगर कोई राज्य साम्राज्यवाद की ओर बढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसको अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाना है, लेकिन उसका सामना किसी शक्तिशाली राज्य से हो जाए तो पराजित हो जाएगा। वो अपनी पुरानी राजनीतिक महत्ता को खो देगा। तो ऐसे में राज्य का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। अगर वो साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर हो करके आए दिन नए प्रकार के अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता यह कि उसको अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाना है। तो यह आवश्यकता उसकी तभी पूरी हो पाएगी जब वो शक्तिशाली होगा। तो आचार्य चाणक्य का जो विजन है वो राजनीतिक मूल्यों के अभाव में संभव नहीं हो सकता। लेकिन गांधी जी अलग बात कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मैं ऐसे किसी राज्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार करेगा, क्योंकि उनका अलग मानना है। उनका मानना क्या है? उनका मानना यही था जो मैंने आपके सामने बता दिया। लेकिन आचार्य चाणक्य का विजन बिल्कुल अलग है। आचार्य चाणक्य जिस तरीके से, मैंने बहुत कम बातें आपके सामने रखी हैं, आचार्य चाणक्य जिस तरीके से राज्य रूपी संस्था को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, उसमें दो भारी शब्द हैं कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए और राज्य को साम्राज्यवादी होना चाहिए। इन दोनों की बातें मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और निष्कर्ष के रूप में मैंने आपको यह निकाल के दिखाया है कि अगर कोई भी राज्य अपने आप को कल्याणकारी दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको साम्राज्यवाद को अपनाना पड़ेगा आचार्य चाणक्य के अनुसार। और अगर इन दोनों शब्दों को मिलाकर के वो व्यवहार करेगा तो राजनीतिक मूल्यों के अभाव में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहां पर राजनीतिक मूल्यों का जो संदर्भ हमने लिया है वो केवल दो शब्दों के साथ लिया है, अधिकार और शक्तियां। तो आप ये बताओ कि आचार्य चाणक्य जैसे महान राजनीतिक विचारक की जो बात आप गांधी जी के सामने रखोगे तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, और यही टकराव की स्थिति मुझे आपके सामने लेकर के आनी थी। अब इस टकराव को मैं और बढ़ाने जा रहा हूं। नीतू मेहरा जी, आपने क्या कमाल की बात कही है। अगर राजनीतिक मूल्य आ जाएंगे, मेरे टॉपिक का सेंस आप बातों बातों में समझ गए। अगर राजनीतिक मूल्य है इतने ज्यादा आ जाएंगे, है ना, तो राज्य की आवश्यकता ही आपको क्यों पड़ेगी। बहुत शानदार बात आपने कही है, बहुत बढ़िया। हां, साम्राज्यवाद के संदर्भ में एग्जाम्पल में मगध को आप ले सकते हैं। अब यहां पे मुझे आप केवल यह बताओ कमेंट लिख करके, क्या वास्तव में टकराव की स्थिति आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जल्दी से बताएंगे। क्योंकि गांधी जी का व्यवहार अलग है और आचार्य चाणक्य का व्यवहार अलग है। टकराव की स्थिति बिल्कुल आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, सत्यम ने कहा भी है इस बात को कि अगर आप आचार्य चाणक्य की नीचे वाली बात को जोड़ने की कोशिश करोगे तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है जिसमें डीपीएसपी को लिखा गया है, तो डीपीएसपी भारत रूपी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बताते हैं। लेकिन आप एक बात देखो कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका में वादयोग्य नहीं है। यानी कि आप उनको न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाकर आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते।
क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने भाग 4 को डिजाइन करते समय ये अपेक्षा पहले ही कर ली थी कि अगर भाग 4 के अनुसार भारत रूपी राज्य व्यवहार करेगा तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भारत रूपी राज्य अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखा पाएगा। लेकिन अगर उसे भाग 4 के अंतर्गत कही गई बातों के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा तो उसे अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाग 4 को लागू करने के क्रम में कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं आती है, कोई भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। भाग 4 को लागू करते समय केवल एक नैतिक बाध्यता है। नैतिक बाध्यता यही है कि भारतीय संविधान का भाग 4 भारत रूपी राज्य से अपनी नैतिक अपील में यह कहता है कि अगर आप नीतियां बनाने का काम करेंगे, अगर आप पॉलिसीज को डिजाइन करने का काम करेंगे और अगर आप हमारे अनुसार व्यवहार करते हैं तो आप अपने लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। और जब आप अपने लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं देंगे तो आप अपने आप में क्या कहलाएंगे? वेलफेयर स्टेट कहलाएंगे। तो आचार्य चाणक्य के उस समय की यह बात आज भारतीय संविधान में उसका रिफ्लेक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन यहां टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अब इस टकराव को मैं और बढ़ाऊंगा, तभी आप गहराई में जाएंगे। अब इस टकराव को मुझे और बढ़ाना है, तभी आप गहराई में जाएंगे। फिर हम गांधी जी के राम राज्य के अंदर की बातें समझेंगे। अब टकराव को और बढ़ाते हैं। आखिर राज्य की वास्तविक सच्चाई क्या है? अब एक हेडिंग मैं यहां बना लेता हूं कि राज्य की आवश्यकता क्यों है। राज्य की आवश्यकता क्यों है? एक एक बात को ड्राफ्टिंग बनाते समय चलना। राज्य की आवश्यकता क्यों है? आखिर राज्य की आवश्यकता क्यों है यह हमें यहां पे समझना। एक बात देखो, राज्य की आवश्यकता क्यों है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पे आपको लेकर के नहीं जाने की कोशिश करूंगा। राज्य की आवश्यकता क्यों है? पहली बात देखिए, राज्य की आवश्यकता अगर मैं एक लाइन में आपको लिख के दिखाना चाहूं तो राज्य की आवश्यकता इस नाते है ताकि मानवीय संबंधों का नियमन किया जा सके, ताकि मानवीय संबंधों का नियमन यानी कि रेगुलेशन, उनको रेगुलेट किया जा सके, ताकि मानवीय संबंधों का नियमन किया जा सके, ताकि मानवीय संबंधों का नियमन किया जा सके। हालांकि मैं बहुत सारी बातें यहां पे कर सकता हूं, लेकिन कुछ प्रभावशाली बातें मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। राज्य की आवश्यकता क्यों है? राज्य की आवश्यकता हमें इसलिए ताकि मानवीय संबंधों का नियमन किया जा सके। मानवीय संबंधों का नियमन किया जा सके, इस बात से मतलब बच्चों ये है, इस बात से मतलब ये है कि मनुष्य के जो संबंध हैं, मनुष्य के जो संबंध हैं वो कैसे ना रहे? वो संघर्षपूर्ण ना रहे। अगर राज्यरूपी संस्था की आपको आवश्यकता है तो राज्यरूपी संस्था की एक बड़ी आवश्यकता मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, वो ये है कि ताकि हम लोग मानवीय संबंधों का बहुत आसानी से नियमन कर सकें, मानवीय संबंधों को रेगुलेट किया जा सके। और अगर मानवीय संबंधों को रेगुलेट किया जा सके, इसका सही मतलब क्या होगा कि मनुष्य के बीच के जो संबंध है वो संघर्षपूर्ण ना हो, यानी कि संघर्षपूर्ण धरातल पर व्यवहार ना करें, बल्कि मनुष्य के बीच के जो संघर्ष है वो क्या है? वो आपसी सहयोग के धरातल पर काम करें। वो क्या है? वो आपसी सहयोग के धरातल पर कार्य करें। वो क्या करें? आपसी सहयोग के धरातल पर कार्य करें। आपसी सहयोग के धरातल पर कार्य करें, क्योंकि राज्य मनुष्य का वास्तविक विकास तो तभी कर पाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये तो एक कटु सत्य है कि राज्य के अभाव में मनुष्य का विकास संभव नहीं है। ये भी आप अपनी जहन में लेकर के चलेंगे कि राज्य के अभाव में मनुष्य का विकास संभव नहीं है। लेकिन मैं यहां पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्य की आवश्यकता आखिर क्यों है। केवल एक वाक्य मैंने लिखा, ताकि मानवीय संबंधों का नियमन किया जा सके। यहां पर मानवीय संबंधों का नियमन किया जा सके, इस बात से मेरा अभिप्राय क्या है? तो मेरा अभिप्राय यह है ताकि मनुष्य के बीच के संबंध जो हैं वो संघर्षपूर्ण तरीके से व्यवहार ना करें, बल्कि मनुष्य के बीच एक आपसी सहयोग का धरातल स्थापित हो जाए। मनुष्य के बीच क्या हो जाए? आपसी सहयोग का धरातल स्थापित हो जाए। आप एक बात देखो, अगर मनुष्य को, अगर हमने एग्जाम्पल में लिया कि अगर हम मनुष्य को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दें, अगर हम मनुष्य को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दें
कोई ए है वो भी मनुष्य है, कोई बी है वो भी मनुष्य है। अगर हम इन दोनों को मनुष्य मान करके इन दोनों को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दें, यानी कि राज्य इनके ऊपर काम नहीं करेगा, तो इन दोनों के हितों में इतना टकराव आप दिखा सकते हैं, इन दोनों के हितों में हमेशा टकराव होता रहेगा और दोनों कभी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो दरअसल बात एक ये है कि मानवीय संबंधों के नियमन से अभिप्राय यह है कि राज्य जो है वो इन बातों को रोकने की कोशिश करता है, ताकि जब मनुष्य मनुष्य के बीच का व्यवहार आपके सामने आए तो मनुष्य मनुष्य के बीच का जो व्यवहार है उनमें उनके आपसी हितों को लेकर के कोई टकराव ना रहे, उनको रेगुलेट किया जा सके और मनुष्य मनुष्य के बीच एक सहयोग का धरातल स्थापित हो जाए। लेकिन अगर राज्य अपने इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ेगा तो राज्य को फिर आपको क्या देना पड़ेगा, राज्य को फिर आपको क्या देना पड़ेगा, राज्य को फिर आपको क्या देना पड़ेगा, अधिकार और शक्तियां आपको देनी पड़ेंगी। राज्य को फिर आपको क्या देना पड़ेगा, अधिकार और शक्तियां आपको देनी पड़ेंगी। यानी कि आप समझो मेरी बात को, मानवीय संबंधों का नियमन इस संदर्भ में जब तक आप राज्य को अधिकार और शक्तियां नहीं देने की कोशिश करेंगे तब तक राज्य मानवीय संबंधों का नियमन इस संदर्भ में कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर आप आचार्य चाणक्य का रेफरेंस उठाने की कोशिश करेंगे तो आचार्य चाणक्य जिस प्रकार से राज्य रूपी संस्था को आपके सामने रखते हैं उनका भी मानना यही था कि राज्य अगर व्यवहार करे तो राजनीतिक मूल्यों के आधार पर ही करे, क्योंकि जब तक कोई भी राज्य राजनीतिक मूल्यों के आधार पर व्यवहार नहीं करेगा तब तक वो अपने लोगों का वास्तविक विकास नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये मान के चलें कि आखिर हमें राज्य की आवश्यकता क्यों है, तो अगर हमें राज्य की आवश्यकता इस नाते है जो मैंने आपके सामने बात रखने की कोशिश की है, ताकि मानवीय संबंधों का नियमन किया जा सके। तो अगर राज्य रूपी संस्था के माध्यम से आप मानवीय संबंधों का नियमन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मनुष्य मनुष्य के बीच के जो संबंध हैं वो संघर्षपूर्ण धरातल पर आधारित होकर के व्यवहार ना करें, बल्कि वो आपसी सहयोग के धरातल पर आधारित होकर के व्यवहार करें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको राज्य रूपी संस्था को अधिकार और शक्तियां आपको देनी पड़ेंगी। जब तक आप राज्य रूपी संस्था को अधिकार और शक्तियां आप देने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक राज्य रूपी संस्था अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। लेकिन गांधी जी का व्यवहार बिल्कुल ही बदला हुआ है, जैसा मैंने आपके सामने बताया। तो इन तमाम बातों को रखने का मतलब यह था, कहीं ना कहीं आप गांधी जी द्वारा कही गई इस बात पर एक संदेह व्यक्त करें, कहीं ना कहीं गांधी जी द्वारा कही गई इस बात पर आप कहीं ना कहीं क्या करें बच्चों, संदेह व्यक्त करें। क्या करें, संदेह व्यक्त करें कि भाई गांधी जी कहीं ना कहीं ऐसा कह करके कुछ अलग ही प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, लेकिन राज्य की आवश्यकता की जो वास्तविक सच्चाई है अगर हम उस पर कोई प्रॉपर डिस्कशन करने की कोशिश करें तो हमारे समक्ष निष्कर्ष के रूप में बात आती है कि राज्य को राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार करना ही करना पड़ेगा। अगर राज्य राजनीतिक मूल्यों के पर आधारित होकर के व्यवहार नहीं करेगा तो वो अपने कभी भी वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई होगी। आलोक नोटियाल जी ने कहा कि सर आप कमजोर हो गए हैं, ऐसा क्या? बेटा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? खैर ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि कुछ विद्यार्थीगण हमारे जीवन में ऐसे भी हैं जो इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि सर का व्यक्तित्व कब किस प्रकार से कैसा व्यवहार कर रहा है, और यही हम जैसे लोगों की असली कमाई होती है। यही हम जैसे लोगों की असली कमाई होती है कि अगर हमारे विद्यार्थीगण हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे व्यवहार को लेकर के भी चिंतित हैं तो यही हमारी असली कमाई है। बताइए भाई आप लोग, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट या कोई संदेह, इसका निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके व्यक्तित्व में एक संदेह पैदा करना चाह रहा था
मैं बिल्कुल आपको आपके द्वारा ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था कि गांधी जी ने अगर ये बात कही है तो गांधी जी द्वारा कही गई इस बात के समक्ष हमें बहुत आसानी से आत्मसमर्पण नहीं कर देना चाहिए। हमें कुछ और भी बातें कर लेनी चाहिए, और जब और भी बातें हमने की तो हमारे सामने एक निष्कर्ष निकल के आ गया कि भैया राज्य रूपी संस्था के माध्यम से अगर आप मनुष्य का वास्तविक विकास करवाना चाहते हैं तो राज्य रूपी संस्था को राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के कार्य करना ही करना पड़ेगा। ज्योति ने लिखा भी है कि सर जी अगर नैतिक मूल्यों पर आधारित होकर के हम बात करेंगे या अगर राजनीतिक मूल्यों को हटाने की कोशिश करेंगे तो फिर हर मनुष्य अपने हिसाब से व्यवहार करेगा, और जब हर मनुष्य अपने हिसाब से व्यवहार करेगा तो भैया वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए थोड़ा बहुत काम करेगा। हालांकि मैं इन बातों को अलग से जोड़ने की कोशिश करूंगा, अभी वो बातें अलग से आ जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप लोग बताएं ये तमाम प्रकार की बातें यहां तक आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? चलिए, आप लोगों ने बताया नहीं भाई, ये जो तनाव मैंने दिखाया, ये जो निष्कर्ष के रूप में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है बातों को, ये निष्कर्ष आपके समझ में आ गया या नहीं आया? जो निष्कर्ष मैंने निकाल के दिखाया है, निष्कर्ष के तौर पर आपको यही समझना है कि भैया आपको अगर राज्य रूपी संस्था के माध्यम से मनुष्य का कोई वास्तविक विकास आपको करना है, तो जब मनुष्य का वास्तविक विकास आपको करना है तो आपको यह बताना ही पड़ेगा कि राज्य को और राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के क्या करना पड़े, व्यवहार करना पड़े। लेकिन गांधी जी की बात थोड़ी यहां पे अलग है। अब इस बात को, अब पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा गांधी जी की बात पे हो जाएगा। अब पूरे का पूरा डिस्कशन हमारा क्या होगा, गांधी जी की बात पे हो जाएगा। सारी बातें क्लियर है ना? बस मुझे एक संदेह व्यक्त करवाना था, एक संदेह लाना था आपके व्यक्तित्व में कि गांधी जी द्वारा कही गई उस बात के समक्ष आपको बहुत आसानी से आत्मसमर्पण नहीं कर देना चाहिए। सच्चाई कुछ और भी है। ठीक है, अब देखिए, आइए, अब गांधी जी ने साफ साफ आपसे कहा है कि अगर हम गांधी जी के राम राज्य को देखिए, शुरुआत में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, हालांकि निष्कर्ष के रूप में मैं कुछ और बात आपको बताऊंगा। अगर आप गांधी जी के राम राज्य को लेकर के चलेंगे और गांधी जी के राम राज्य को अगर आप राज्य मान के चलें, अगर आप राज्य मान के चलें, हालांकि इसका निष्कर्ष कुछ और निकल के आएगा, अगर आप इसको राज्य मानकर चलें, अगर आप इसको राज्य मानकर चले, हालांकि इसको राज्य मानना गलती है, क्योंकि इसमें राम राज्य जैसे शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, तो अक्सर हम लोग ये मान के बैठते हैं कि राम राज्य जैसे शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर जो आपका राज्य शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसको ये मान के चल बैठते हैं कि भाई इसको एक राज्य माना जाए। लेकिन राज्य ना माना जाए, बल्कि आप समझदारी क्या है, आप इसको राज्य मानकर ना चले। मैं लिख ही देता हूं, शुरुआत में लिख देता हूं, आप इसको राज्य मानकर ना चले, बल्कि आप इसको एक अवस्था मान के चलें। बल्कि आप इसको क्या मान के चलें, आप इसको एक अवस्था मानकर चलें। मेरी बात गौर से पकड़ना, आप इसको एक अवस्था मानकर चले। हम शुरुआत में हम विवाद में क्यों फंसे? हमें विवाद में नहीं फंसना है। हमें प्रूफ ही वो करना है कि राम राज्य का जो आपका एक कॉन्सेप्ट है वो आपको किसी राज्य में ले जाकर के नहीं छोड़ता है, बल्कि वो आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाकर के छोड़ता है जहां राज्य है ही नहीं, राज्य विहीन अवस्था। तो शुरुआत में लिख देता हूं कि आप इसको राज्य मानकर चले ही ना, बल्कि आप इसको एक अवस्था मान के चले, एक कंडीशन आप इसको मान के चले। ठीक है बच्चों, आप इसको एक अवस्था मान के चले। तो गांधी जी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेरा राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, ये राम राज्य व्यवहार किस आधार पर करेगा? ये राम राज्य व्यवहार किस आधार पर करेगा? तो सारे जवाब आपके पास है। ये राम राज्य व्यवहार किस आधार पर करेगा? तो जब आप इस बात को कहेंगे कि ये राम राज्य व्यवहार किस आधार पर करेगा, तो आप कहेंगे नैतिक मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर। किस पर? नैतिक मूल्यों के आधार पर। अब बच्चा यहां पे चुनौती यह है कि ये जो नैतिक मूल्य है ये क्या है? यहां पे दो प्रकार की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो क्या है, मैं इधर लिख देता हूं। पहली चुनौती तो क्या है कि नैतिक मूल्य क्या है। पहली चुनौती क्या बनी
कि नैतिक मूल्य क्या है। दूसरी चुनौती यहां पे क्या बनेगी बच्चों, दूसरी चुनौती यह बनेगी कि नैतिक मूल्यों के उद्भव का, नैतिक मूल्यों के उद्भव का, नैतिक मूल्यों के उद्भव का स्रोत क्या है। नैतिक मूल्यों के उद्भव का स्रोत क्या है। ये दो प्रकार के क्वेश्चन हमने यहां पे बना लिए हैं, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है तो बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। पहला टॉपिक तो, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बनाया कि आखिर ये नैतिक मूल्य क्या है। दूसरा मैंने क्या क्वेश्चन यहां पे बना दिया कि नैतिक मूल्यों का उद्भव, ये नैतिक मूल्यों का उद्भव कहां पे होना है। ये नैतिक मूल्य का उद्भव व्यक्ति के व्यक्तित्व में होना है। ये नैतिक मूल्य का उद्भव कहां होना है बच्चों, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में होना है। तो सबसे पहले आप ये बात देखो कि नैतिक मूल्यों का जो उद्भव है, पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दोनों सवाल मैंने बना दिए, एक बार दोबारा से समझा देता हूं। राम राज्य को आप राज्य मानकर नहीं चलेंगे, यही मुझे प्रूव करके दिखाना था। राम राज्य को आप एक अवस्था आप मान के चलेंगे, और अगर राम राज्य कोई अवस्था है तो ये व्यवहार किस आधार पर करेगा या व्यवहार किस आधार पर करेगी, तो आपने कह दिया कि केवल और केवल नैतिक मूल्यों के आधार पर। राम राज्य अगर कोई व्यवस्था है जिसके अंदर मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना है, राम राज्य अगर कोई व्यवस्था है जिसके अंदर अगर व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना है, अगर व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना है, तो वो जो राम राज्य जैसी अवस्था होगी वो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार नहीं करेगी, बल्कि वो नैतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार करेगी। तो सवाल तो हमें बनाने पड़ेंगे। अगर हम लोग सवाल नहीं बनाएंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। आखिर इन बातों को प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो मैंने दोनों सवाल बना दिए हैं कि आखिर नैतिक मूल्य क्या है। नैतिक मूल्य क्या है ये तो बड़े मजे से आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि नैतिक मूल्यों के उद्भव का सोर्स क्या है, कि नैतिक मूल्यों का जो उद्भव होना है वो मनुष्य के व्यक्तित्व में होना है या व्यक्ति के व्यक्तित्व में होना है। तो गांधी जी कोई बड़ी बात नहीं करते हैं यहां पे, यानी कि बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको इन नैतिक मूल्यों का उद्भव अगर आपको करके दिखाना है, गांधी जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन नैतिक मूल्यों का उद्भव अगर आपको करके दिखाना है, तो व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति अहिंसा का पालन करे। एक सेंटेंस केवल आपको दिया, व्यक्ति क्या करे बच्चों, व्यक्ति अहिंसा का पालन करे। व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति अहिंसा का पालन करे। पहली बात, व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति अहिंसा का पालन करे। दूसरी बात वो क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करेगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि व्यक्ति में क्या होगा, आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा। व्यक्ति में क्या होगा, आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा। व्यक्ति में क्या होगा बच्चों, आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा। आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा। तो आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी आत्मा क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसकी आत्मा एकदम शुद्ध हो जाएगी। यानी कि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको नैतिक मूल्यों का उद्भव अगर आपको करके दिखाना है, तो गांधी जी आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति केवल और केवल अहिंसा का पालन करे। अगर व्यक्ति केवल और केवल अहिंसा का पालन करेगा तो क्या होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा। आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और जब उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो वो अपने व्यवहार करते समय, याद रखना, वो अपना व्यवहार करते समय, दो बातें, वो अपना व्यवहार करते समय किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरी बात क्या है कि वो अपने व्यवहार में हिंसा का आत्मसातीकरण भी नहीं करेगा।
वो अपने व्यवहार में हिंसा को नहीं अपनाएगा, वो अपने व्यवहार में हिंसा को नहीं अपनाएगा। बात को थोड़ा गहराई में और थोड़ा ठहराव के साथ समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सारी आदर्शवादी बातें हैं और आदर्शवादी बातों को ग्रहण करने में थोड़ी कठिनाई का भाव पैदा होता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन गांधी जी आपको सीधा सीधा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राम राज्य जैसी किसी व्यवस्था में मनुष्य को रहना पड़े तो आखिर मनुष्य जिस राम राज्य जैसी व्यवस्था में रहने की कोशिश करेगा, तो ये जो राम राज्य जैसी व्यवस्था है ये किस आधार पर व्यवहार करेगी? नैतिक मूल्य के आधार पर व्यवहार करेगी। यानी कि राम राज्य जैसी व्यवस्था में रहते हुए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मनुष्य राम राज्य जैसी व्यवस्था का अंग बनने के बाद अपना व्यवहार करने की कोशिश करेगा, तो उसका व्यवहार केवल और केवल नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, राजनीतिक मूल्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब मनुष्य राम राज्य जैसी किसी व्यवस्था में रहने की कोशिश करेगा या रहेगा, तो अगर उसको अपने व्यवहार में नैतिक मूल्यों को आधार बनाना पड़े, तो पहले तो उसको अपने व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव करना पड़ेगा। तो जब वो अपने व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव करने की कोशिश करेगा, तो नैतिक मूल्यों के उद्भव का सोर्स क्या होगा? आखिर मनुष्य के व्यक्तित्व में ये नैतिक मूल्यों का ओरिजिन किस प्रकार से होगा? तो गांधी जी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप अहिंसा का पालन करो। जब आप अहिंसा का पालन करोगे तो आपके व्यक्तित्व में आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा, यानी कि आपकी जो आत्मा है शुद्ध हो जाएगी। आपकी जो आत्मा है क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। और जब आपकी आत्मा शुद्ध होकर के व्यवहार करने की कोशिश करेगी, तो आपका जो व्यवहार है वो किसी अन्य व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, और जो आपका व्यवहार है वो कभी भी हिंसा का आत्मसातीकरण नहीं करेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि नैतिक मूल्यों का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार क्लासों में इस चीज को हल करने की कोशिश की है कि बार बार ये हम अगर कोई भी विषय पढ़ने की कोशिश करें तो कई बार इस प्रकार की शब्दावलियों को हमें सामना करना पड़ जाता है। नैतिकता, नैतिक मूल्य, नैतिकता, नैतिक मूल्य। तो देखिए बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। नैतिकता या नैतिक मूल्य या नैतिक व्यवहार, अगर मैं ये कहूं कि मुझे अपने व्यक्तित्व में नैतिक गुणों का उद्भव करना है, तो ठीक है, मैं गांधी जी के इस फार्मूले का अनुसरण कर सकता हूं। यानी कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा, और जब मैं अहिंसा का पालन करूंगा तो मुझ में आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा, और मेरा व्यवहार यानी कि मेरे व्यक्तित्व का व्यवहार इस प्रकार से काम करने लगेगा। लेकिन बात को थोड़ा अलग तरीके से भी समझने की कोशिश करो। हालांकि समानता आपको इस बात से नजर आएगी, अगर मेरे व्यक्तित्व में नैतिकता है, अगर वास्तव में मेरे व्यक्तित्व में नैतिकता है, तो मुझे लगता है कि मुझे रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जो बातें कर रहे थे, उन बातों का रिफ्लेक्शन आपको यहां पे नजर आ जाएगा। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का परम उद्देश्य क्या था? कि मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया जाए। मानवता का मतलब क्या है? मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में अपने गुरु द्वारा कही गई इन बातों का अनुसरण किया, और जब तक वो रहे तब तक स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया। तो मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करने का मतलब क्या हुआ, या मानवता को जिंदा बनाकर रखने का मतलब क्या हुआ? कि मनुष्य के बीच का व्यवहार इतना ज्यादा सकारात्मक हो, मनुष्य के बीच का व्यवहार इतना ज्यादा सकारात्मक हो कि अगर किसी अन्य मनुष्य को थोड़ी भी पीड़ा हो तो हमारा दिल रो पड़े। मनुष्य के बीच का व्यवहार इतना ज्यादा सकारात्मक हो कि अगर किसी अन्य मनुष्य को थोड़ा भी परेशानी है, किसी अन्य जो मनुष्य है अगर उसकी कोई आवश्यकताएं हैं, तो हम उसकी परेशानी को दूर करने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में कभी भी पीछे ना हटें। भी मानवता तो यही सिखाती है।
अभी कोरोना काल का समय आपके सामने बना हुआ है, तो आप आए दिन समाचारों में क्या पढ़ते हैं कि कोरोना काल के समय में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं प्रोवाइड की जा रही है, या बहुत सारी न्यूज आपके सामने आ रही है। लोग क्या हैं, लोग जमाखोरी पर उतर आए हैं। तो लोग अगर जमाखोरी पर उतर आए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये मानवता भरा व्यवहार नहीं है। आप तो आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोग मानव की श्रेणी में नहीं आते, ऐसे लोग मानव की श्रेणी में नहीं आते। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके व्यक्तित्व में नैतिकता है, अगर आपका व्यक्तित्व यह कह रहा है कि मेरे व्यक्तित्व में नैतिक गुण हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि आप किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी में देख करके अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आपका व्यक्तित्व आपको निर्देशित करेगा, आपका व्यक्तित्व आपको आदेशित करेगा कि जाओ, सामने वाले व्यक्ति परेशानी में है और उसकी परेशानी को दूर करने के लिए जिस सीमा तक आप सक्षम हो, उस सीमा तक आप उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। तो नैतिक मूल्यों की सबसे बड़ी परिभाषा तो यही हुई कि आप मानव जाति का जो परम उद्देश्य होता है, आप उसको बनाकर रखने के लिए अपना व्यवहार करें। या और भी जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं, उन तमाम प्रकार के एग्जाम्पल्स को आप आधार बना करके अपना व्यवहार कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जी, हां सत्यम बेटा, आपने सही कहा। अगर कोई राज्य नैतिक मूल्यों का आत्मसातीकरण करेगा तो उसको बाह्य आक्रमण का खतरा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आप लोगों ने सभी ने सही कमेंट लिखे हैं, सभी ने अच्छी बातें लिखी हैं। यानी कि आप बात को समझो। दो तरह के सवाल मैंने अभी अभी आपके सामने बनाए थे कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। नैतिक मूल्यों का मतलब यह होता है कि मनुष्य के बीच का व्यवहार इतना ज्यादा सकारात्मक हो जाए, या नैतिक मूल्य आपसे क्या अपेक्षा करते हैं कि मनुष्य के बीच का व्यवहार इतना ज्यादा सकारात्मक हो जाए कि अगर कोई अन्य मनुष्य परेशानी में है तो आपका व्यक्तित्व आपको आदेशित करे या निर्देशित करे कि जाओ, जिस सीमा तक आप सक्षम हैं सामने वाले व्यक्ति की परेशानी को दूर करने के लिए, आप उस सीमा तक उसकी परेशानी दूर करें। और अगर हम गांधी जी के अनुसार व्यवहार करें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो आपके नैतिक मूल्यों का उद्भव होगा, तो नैतिक मूल्यों का जो उद्भव होगा वो अहिंसा का पालन करने से होगा। जब आप अहिंसा का पालन करेंगे तो आप में आत्मशुद्धि का भाव पैदा हो जाएगा और आपका व्यवहार इस आधार पर कार्य करने लगेगा कि आपका व्यवहार किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कभी भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ेगा और हिंसा को नहीं अपनाएगा। यहां तक बताइए। अब अहिंसा को मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि अगर गांधी जी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अहिंसा के आधार पर, गांधी जी कह रहे थे कि अगर आप अहिंसा का पालन करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में, यानी कि मनुष्य के व्यक्तित्व में वो नैतिक मूल्य पैदा हो जाएंगे जिन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता किसको है, राम राज्य को है। अगर आप अहिंसा का पालन करोगे तो गांधी जी के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व में वो नैतिक मूल्य पैदा हो जाएंगे जिन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता किसको है, राम राज्य को है। तो अब यहां तक आप बताइए, यहां तक तो कोई परेशानी आपको नहीं है? बच्चों यहां तक बताइए, यहां तक तो कोई परेशानी आपको नहीं है? नीतू मेहरा, कोई परेशानी नहीं है? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अहिंसा पे हमने एक बार और YouTube पे डिस्कशन कर रखा है। तो देखिए, अहिंसा का मतलब जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था, और सत्यम का एक क्वेश्चन भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो मैं आज लास्ट में बता दूंगा। मुझको याद दिला देना, ठीक है सत्यम बेटा, याद दिला देना। आपने पूछा था कि अहिंसा का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या होगा। तो देखिए, जो अहिंसा का अर्थ जो है, यह गांधी जी के राम राज्य जैसी जो व्यवस्था है उसके अंदर की तमाम बातें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। अहिंसा का जो अर्थ है, वो अहिंसा का अर्थ जो है वो केवल हिंसा करना ही नहीं है। अहिंसा का जो अर्थ है केवल हिंसा का आत्मसातीकरण,
केवल हिंसा का आत्मसातीकरण करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। बिल्कुल, केवल हिंसा का आत्मसातीकरण करना ही नहीं है। अहिंसा का मतलब यह है कि मनुष्य मनुष्य के बीच का व्यवहार, जो बहुत बड़ी लाइन है, मनुष्य मनुष्य के बीच का व्यवहार, मनुष्य मनुष्य के बीच का व्यवहार संघर्षपूर्ण न होकर सहयोगात्मक तरीके से व्यवहार करे। सहयोगात्मक तरीके से क्या करे? व्यवहार करे। दो शब्द मिल गए हैं। पहला तो यह है कि आप कभी ये मान के ना चलें, मतलब यह है अहिंसा मतलब हिंसा का आत्मसातीकरण नहीं करना, लेकिन शब्द क्या जोड़ दिया? केवल। अहिंसा का मतलब केवल यही नहीं है, केवल हिंसा का आत्मसातीकरण करना ही नहीं है। अहिंसा का एक मतलब यह भी है कि मनुष्य मनुष्य के बीच का जो व्यवहार है वो संघर्षपूर्ण ना होकर के, क्या ना होकर के? वो संघर्षपूर्ण ना होकर के सहयोगात्मक तरीके से व्यवहार के। अहिंसा का एक मतलब यह भी है। अब देखो, यानी कि अहिंसा का अगर आप पालन करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में जो आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा, और जब आपके व्यक्तित्व में आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा तो उससे आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव होगा, और जब आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव होगा तो मनुष्य मनुष्य के बीच का जो व्यवहार है वो अपने आप में ही संघर्षपूर्ण ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक हो जाएगा। वो अपने आप में क्या हो जाएगा? संघर्षपूर्ण ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक हो जाएगा। तो गांधी जी दो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे यहां पे कि अगर आप अहिंसा का पालन करेंगे, मैंने पूरी इक्वेशन आपको बता दी, अगर आप अहिंसा का पालन करेंगे तो आपका व्यक्तित्व में आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा। आपके व्यक्तित्व में आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा तो इसमें भी कोई संदेह नहीं, आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव होगा, और जब आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव हो जाएगा तो अपने आप ही मनुष्य मनुष्य के बीच का जो व्यवहार है और संघर्षपूर्ण ना होकर के बल्कि कैसे काम करेगा? सहयोगात्मक धरातल पर आधारित होकर के काम करेगा। तो सहयोगात्मक धरातल पर आधारित होकर के कार्य करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमने कंडीशन बना ली कि कोई ए है और कोई क्या आपका बी है, यानी कि यहां पर ए भी क्या है? आपका मनुष्य है, और यहां पर बी भी क्या है? आपका मनुष्य है, यानी कि यहां पर ए भी आपका मनुष्य हो गया, बी भी आपका मनुष्य हो गया। तो हम व्यवहार जो दिखाते हैं ए से बी की ओर दिखाते हैं। हम व्यवहार क्या दिखाते हैं? ए से बी की ओर दिखाते हैं। तो सहयोगात्मक तरीके से व्यवहार करेगा, इसका मतलब यह होगा कि ए कभी भी बी की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। ए कभी भी बी की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, पहली बात। दूसरी बात, ए कभी भी बी के अधिकारों को हनन ना करे। ए कभी भी बी के अधिकारों का हनन ना करे। ए कभी भी बी के अधिकारों को हनन ना करे। तीसरी बात, ए बी के कर्तव्य पालन की दिशा में, अगर बी का कोई कर्तव्य है, ए बी के कर्तव्य पालन की दिशा में, ए बी के कर्तव्य पालन की दिशा में, ए बी के कर्तव्य पालन की दिशा में सहयोग करे आदि और बहुत सारी बातें हम यहां पे लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के आप इस बात को समझो, कुल मिलाकर के यहां पर जो आपको बात समझनी है वो क्या है? अगर हम गांधी जी के फार्मूले के अनुसार चीजों को बढ़ाने की कोशिश करें, अगर हम गांधी जी के फार्मूले के अनुसार चीजों को बढ़ाने की कोशिश करें तो गांधी जी यहां पे आपसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहे हैं? यानी कि गांधी जी आपसे क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आप लोग अहिंसा का पालन करेंगे
तो आपके व्यक्तित्व में क्या होगा, यानी कि आपके व्यक्तित्व में आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा। और जब आपके व्यक्तित्व में आत्मशुद्धि का भाव पैदा होगा तो आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्य पैदा हो जाएंगे। और जब आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्य पैदा हो जाएंगे तो मनुष्य के बीच का व्यवहार क्या होगा, संघर्षपूर्ण ना होकर के सहयोगात्मक तरीके से व्यवहार करने लगेगा। तो सहयोगात्मक तरीके से व्यवहार कैसे करेगा, मान लीजिए ए और बी, हमने दोनों मनुष्य ले लिए और ए का बी की ओर व्यवहार मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो पहली बात मैंने क्या बताई, इसमें और बहुत सारी बातें हम लोग जोड़ सकते हैं, यानी कि ए बी की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, ए बी के अधिकारों को हनन ना करे। अगर बी का कोई कर्तव्य है, यानी कि बी का अगर कोई कर्तव्य है और मैंने क्या लिखा, बी के कर्तव्य पालन की दिशा में, यानी कि अगर बी अपने किसी कर्तव्य का पालन कर रहा है तो क्या है, ए को यहां पर सहयोग करना चाहिए। तो अगर मनुष्य के बीच का व्यवहार, अगर आप बात को समझो, मनुष्य के बीच का व्यवहार इस प्रकार से कार्य करने लगेगा। आप समझना बात को, अगर मनुष्य के बीच का व्यवहार इस प्रकार से कार्य करने लगेगा तो मेरा सवाल अब आपसे यह है, क्या मनुष्य को निर्देशित करने की आवश्यकता है? सॉरी, क्या मनुष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? क्या मनुष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ये तमाम बातें गांधी जी ने राम राज्य के अंदर की बातें कही हैं कि राम राज्य के अंदर का व्यवहार मैं आपको दिखा रहा था कि राम राज्य के अंदर का जो व्यवहार है वो राम राज्य के अंदर का व्यवहार कैसे काम करेगा। तो अगर राम राज्य के अंदर का व्यवहार ऐसे काम करने लगे जैसा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, तो अब अंतिम सवाल क्या बना, अंतिम सवाल आपका यह बना कि अगर राम राज्य के अंदर मनुष्य का व्यवहार ऐसा है तो क्या मनुष्य को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता है? नीतू मेहरा ने लिखा है कि नो सर, कमल यादव ने लिखा है कि नो, सत्यम नो, सेमवाल चंद्रा ने लिखा है कि नहीं, अक्षत पंत ने लिखा है कि नो, गीता ने लिखा है कि नो, नहीं है ना। नरेश नोटियाल जी ने लिखा है कि नहीं है। अगर गांधी जी के राम राज्य के अंदर का व्यवहार, यानी कि गांधी जी के राम राज्य के अंदर जो मनुष्य है उसका व्यवहार अगर इस आधार पर कार्य करने लगेगा तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे मनुष्य के इस प्रकार के व्यवहार को किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मनुष्य का व्यवहार है ये मनुष्य के बीच के संबंधों को सहयोगात्मक बनाने की कोशिश करता है, यह सहयोगात्मक तरीके से दिखाने का प्रयास करता है, संघर्षपूर्ण तरीके से दिखाने का प्रयास नहीं करता है। तो आप इस बात को समझो कि गांधी जी का जो राम राज्य के अंदर का मनुष्य का व्यवहार है, जो व्यवहार मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, तो अगर गांधी जी के राम राज्य के अंदर मनुष्य अगर इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो आखिर वो कौन सी अवस्था में है? आखिर वो कौन सी अवस्था में है? क्या वो किसी राज्य में है या राज्य विहीन अवस्था में है? आखिर वो कौन सी अवस्था में है? अब हम लोग क्या है, अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या धीरे धीरे अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अगर गांधी जी के राम राज्य के अंदर का जो मनुष्य होगा, अगर अंदर के मनुष्य का जो व्यवहार है वो व्यवहार इस प्रकार से कार्य करे जितना डिस्कशन हमने अभी तक किया है, तो उसमें एक निष्कर्ष तो हमने क्या निकाल लिया कि मनुष्य के इस प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। भैया जब आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है तो मैं यह भी कह सकता हूं कि आपको राज्य की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है तो भैया मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि आपको राज्य की आवश्यकता नहीं है, आपको राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो अब सवाल इस बात का है कि आप इस बात को धीरे धीरे महसूस करने की कोशिश करें कि गांधी जी के राम राज्य के अंदर का जो मनुष्य है तो उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार मनुष्य को कौन सी अवस्था में ले जाकर के छोड़ने की बात करता है। क्या वो मनुष्य को किसी राज्य रूपी संस्था में ले जाकर के छोड़ने की बात करता है या क्या वो मनुष्य को किसी राज्य विहीन अवस्था में ले जाकर के छोड़ने की बात करता है? जल्दी से अपने कमेंट्स लिखेंगे। हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ने लगे हैं।
मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक अच्छा टॉपिक था। हाँ जी, अब आप खुद से इस बात को आपको महसूस करना है। भाई राज्य विहीन अवस्था ही कहलाएगी, यह अपने आप में राज्य विहीन अवस्था ही कहलाएगी। और यही मुझे थोड़ा प्रूफ करके आपको दिखाना था कि गांधी जी का जो आपका राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, जब आप उसका अंतिम निष्कर्ष जब आप उसका डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो अंतिम निष्कर्ष के रूप में वो आपको कहां ले जाकर के छोड़ने की बात करता है। वो आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाकर के छोड़ने की बात करता है जहां मनुष्य का व्यवहार नैतिक गुणों के धरातल पर इतना परिपक्व है, जहां मनुष्य का व्यवहार नैतिक गुणों के धरातल पर इतना परिपक्व है कि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, मनुष्य के व्यवहार को आदेशित करने के लिए आपको राज्य रूपी संस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ये अपने आप में वो प्राकृतिक अवस्था है, इस बात को भी जोड़ के चलो, ये अपने आप में वो प्राकृतिक अवस्था है जहां पर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत तो कर रहा था, लेकिन मनुष्य राज्य रूपी संस्था के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कारण क्या था? क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व में हितों का उद्भव नहीं हुआ था। यानी कि मनुष्य एक ऐसी अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था जहां राज्य का अभाव था, लेकिन राज्य के अभाव में भी मनुष्य अपना विकास कर रहा था धीरे धीरे। यह भी सच्चाई है, लेकिन मनुष्य के हितों में कोई टकराव नहीं था। मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति के क्रम में अन्य मनुष्य के जीवन को या अन्य मनुष्य के व्यक्तित्व को नकारात्मक संदर्भ में प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसको इतिहास में कहा जाता आदिम समाज। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ साफ है कि गांधी जी का राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आखिर जब आप पूरी बात को डिस्कस कर लेते हैं तो वो आखिर आपको कहां ले जाकर के छोड़ने की बात करता है। तो वो आखिर आपको कहां ले जाकर के छोड़ने की बात करता है? वो आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाकर के छोड़ने की बात करता है जहां राज्य का अभाव है। लेकिन अक्सर लोग ये मान के चलते हैं कि राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से गांधी जी कोई राज्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो राज्य को स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो एक ऐसी अवस्था में मनुष्य को ले जाकर के छोड़ने की कोशिश कर रहे थे जहां मनुष्य के बीच का व्यवहार नैतिक गुणों के धरातल पर इतना परिपक्व होकर के काम करेगा कि मनुष्य के इस व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए या आदेशित करने के लिए राज्य रूपी संस्था की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि गांधी जी का राम राज्य का कॉन्सेप्ट मनुष्य को उस प्राकृतिक अवस्था में ले जाकर के छोड़ने की बात कर देता है जहां मनुष्य राज्य के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और मनुष्य के आपसी हितों के संदर्भ में मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं था। तो पहले ये बताइए, ये सारा टॉपिक जो आज मैंने उठाया था, इस टॉपिक के बारे में किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई संदेह अगर आपको है तो आप मेरे सामने रख सकते हैं। अभी फिर दोबारा मैं एक चीज यहां पे उठाने जा रहा हूं। सत्यम का एक सवाल पहले भी आया था और आज भी आया है कि सत्यम ने ये पूछने की कोशिश की कि सर अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या होगा और सकारात्मक पक्ष क्या होगा। वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, उसमें भी आपको मजा आने वाला है। लेकिन पहले गांधी जी के राम राज्य का जो अंतिम निष्कर्ष आज मैंने आपके सामने रखा है, तो गांधी जी के राम राज्य का अंतिम निष्कर्ष आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, इसमें आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताने की कोशिश करें बच्चों। और मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था
गांधी जी का जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से गांधी जी जिस अवस्था में मनुष्य को ले जाकर छोड़ने की बात करते हैं, वो अवस्था पृथ्वी पर तो संभव नहीं है। वो अवस्था या तो आपको स्वर्ग में मिलेगी, या मैंने पहले ही बताया था, वो अवस्था आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहां मनुष्य अपना जीवन व्यतीत तो कर रहा था, लेकिन मनुष्य के आपसी हितों में किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं था। मनुष्य ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए आपस में ही एक आपसी सहयोग का धरातल स्थापित किया और अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, और राज्य रूपी संस्था के अभाव में। सारी बातें क्लियर हैं? चलिए अब सत्यम का सवाल उठा लेते हैं, है ना। बड़ा अच्छा सवाल सत्यम ने पूछा था। ऐसे सवाल जब क्लास में उठते हैं तो फिर मजा आ जाता है, यानी कि वास्तव में ऐसे सवालों का जवाब देते समय आनंद की अनुभूति होती है। थोड़ा और धैर्य बना के रखेंगे, है ना, थोड़ा और धैर्य बना के रखेंगे। इस चुनौतीपूर्ण समय में अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो बच्चों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपना जिज्ञासुपन दिखाएं, और बल्कि आपका एक नैतिक कर्तव्य यह बन जाता है कि जब मैं YouTube पे आता हूं तो आप अपनी ओर से इस तरह के सवाल मेरे समक्ष रखें, क्योंकि इस तरह के सवालों का आंसर बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, थोड़ा समय को देखना पड़ता है, बस, और कोई बात नहीं है। अब सत्यम का आंसर क्वेश्चन यहां पे क्या है, देखिए। सत्यम ये पूछना चाहते हैं कि सर अहिंसा का सकारात्मक पक्ष क्या है? अहिंसा का सकारात्मक पक्ष क्या है? और अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या है? अहिंसा का सकारात्मक पक्ष क्या है और अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या है? मैं पहले ही आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपको बताया होगा, गांधी जी अगर अहिंसा का अनुसरण करते हैं, गांधी जी अगर अहिंसा का वास्तविक अनुसरण करते हैं, गांधी जी अगर अहिंसा का वास्तविक अनुसरण करते हैं तो जैन धर्म को आधार बनाते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म को भी बनाते हैं, लेकिन वास्तविक, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया वास्तविक, तो जैन धर्म के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। और यह कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व में अगर अहिंसा की कोई टिपिकल डेफिनेशन दी गई है, पूरे विश्व में अगर अहिंसा की सबसे कठिन परिभाषा अगर कहीं दी गई है तो वो आपको जैनिज्म के अंदर ही मिलती है। और जैनिज्म के अंदर अहिंसा की परिभाषा क्या है, यूट्यूब पे एक लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है कि जैन धर्म में मोक्ष का क्या मतलब था, तो वहां पे सारी बातें मैंने पढ़ा रखी हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको अपने आप ही बातें मिल जाएंगी। तो यहां अभी हमें समझना है कि अहिंसा का सकारात्मक पक्ष क्या है, क्योंकि बातें हम गांधी जी के अनुसार कर रहे थे, तो वहीं इसमें सत्यम ने एक नया सवाल बना दिया कि हमें यह समझाया जाए कि अहिंसा का सकारात्मक पक्ष क्या है और अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या है। तो भाई अगर अहिंसा का सकारात्मक पक्ष हम देखें तो गांधी जी की ओर से देखेंगे तो गांधी जी कहते हैं कि अगर आप अहिंसा का अनुसरण करते हैं तो आप आत्मशुद्धि की ओर बढ़ते हैं। आप बातें वहीं पुरानी जोड़ देंगे, आत्मशुद्धि की ओर बढ़ते हैं। और जब आप आत्मशुद्धि की ओर बढ़ते हैं तो आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव हो जाता है। आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव हो जाता है और अपने आप ही मनुष्य के बीच का व्यवहार, अपने आप ही मनुष्य के बीच का व्यवहार, अपने आप ही मनुष्य के बीच का जो व्यवहार है ना, सहयोगात्मक हो जाता है, सहयोगात्मक हो जाता है। एक बात तो आप ये कहेंगे कि यहां अहिंसा का जो सकारात्मक पक्ष है वो यही है जो अभी हमने बातें समझी हैं कि गांधी जी ने कहा कि अगर आप अहिंसा का अनुसरण करेंगे तो आप आत्मशुद्धि के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
और जब आप आत्मशुद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तो आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्य आ जाएंगे, और आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्य आ जाएंगे तो मनुष्य मनुष्य के बीच का जो आपका व्यवहार है वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, सहयोगात्मक हो जाएगा। और मनुष्य मनुष्य के बीच का व्यवहार सहयोगात्मक धरातल पर कार्य करे, ये क्या है, ये मानवता का, ये क्या है, ये मानव जीवन का परम लक्ष्य भी है। ये भी आप मानना पड़ेगी बात, ये मानव जीवन का चरम लक्ष्य भी है। ये मानव जीवन का चरम लक्ष्य भी है, इस बात से भी आपको किनारा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या है? अगर हम अहिंसा की बात करने लगे, अगर हम हमेशा अहिंसा की बात करने लगे तो देखिए अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या है। अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या है, देखिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि अहिंसा में क्या कहा गया, कि अहिंसा में यह कहा गया कि भाई आपको किसी अन्य जीव की हत्या नहीं करनी है, ये भी तो मैसेज है, किसी अन्य जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी अन्य जीव की हत्या नहीं करनी है। गौर से समझना मेरी बात को, किसी अन्य जीव की हत्या नहीं करनी है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर अहिंसा के इस संदेश को हम यहां पे जोड़ के चलें कि किसी अन्य जीव की हत्या आपको नहीं करनी है, तो आपके बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम केवल इस बात को जोड़कर चलें तो क्या प्राकृतिक संतुलन स्थापित हो पाएगा? इस बात का जवाब मुझे दें, क्या प्राकृतिक संतुलन स्थापित हो पाएगा? क्या प्राकृतिक संतुलन स्थापित हो पाएगा? इस बात का जवाब मुझे दें। यह अपने आप में एक क्वेश्चन के रूप में मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप इसका जवाब ठीक ठीक दे देते हैं तो नकारात्मक पक्ष में ये वाली बात आप अपने आप ही समझ जाएंगे। अहिंसा के अगर इस संदेश को हम जोड़ के चले कि किसी अन्य जीव की हत्या नहीं करनी है, अगर हमें किसी अन्य जीव की हत्या नहीं करनी है तो अब एक सवाल मैंने आपके सामने बना दिया है कि क्या प्राकृतिक संतुलन स्थापित हो पाएगा? क्या प्राकृतिक संतुलन स्थापित हो पाएगा? भाई जब आप पर्यावरण का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो पर्यावरण के अध्ययन में आपको एक खाद्य श्रृंखला पढ़नी होती है। गौर करो, आपको एक फूड चेन पढ़नी होती है। फूड चेन तो पूरी मैं यहां पे नहीं बना सकता, लेकिन उसका रेफरेंस जरूर दे सकता हूं। आपको फूड चेन पढ़नी होती है, आपको एक खाद्य श्रृंखला पढ़नी होती है, और उस खाद्य श्रृंखला में कोई जीव किसी अन्य जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है, आश्रित होता है। तो अगर हम अहिंसा के इस संदेश को जोड़कर चलें कि हमें किसी अन्य जीव की हत्या नहीं करनी है, तो मेरी समझ में यह आता है कि हम प्राकृतिक संतुलन को स्थापित नहीं कर पाएंगे। हम प्राकृतिक संतुलन को स्थापित नहीं कर पाएंगे। यह आंसर आपने सही दिया और आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। हम प्राकृतिक संतुलन को स्थापित नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल भी प्राकृतिक संतुलन को स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, प्राकृतिक संतुलन को स्थापित करना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा, क्योंकि इस संदर्भ में आप पर्यावरण में जो खाद्य श्रृंखला का अध्ययन कराया जाता है उस खाद्य श्रृंखला का रेफरेंस आप उठा सकते हैं, संदर्भ आप उठा सकते हैं, और बातें अपने आप ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगली बात क्या है, अगर गांधी जी ने अहिंसा का अनुसरण किया तो किसके आधार पर किया? गांधी जी ने अहिंसा का अनुसरण किसके आधार पर किया? तो किया आपका जैन धर्म के आधार पर। किस पर किया? आपका जैन धर्म के आधार पर किया है। आप एक बात देखो, अगर आप इस बात को प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ जोड़कर चलने की कोशिश करोगे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे और प्राचीन भारत की जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत जब आप विभिन्न राजवंशों का अध्ययन करते हैं, जब आप विभिन्न राजवंशों का अध्ययन आप करते हैं, जब आप विभिन्न राजवंशों का अध्ययन आप करते हैं, जैसे कि आपका हर्यक वंश हो गया, जैसे कि आपका नंद वंश हो गया, जैसे कि आपका मौर्य वंश हो गया, जब आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे और प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जब आप लोग विभिन्न राजवंशों का अध्ययन करते हैं
तो ये जो विभिन्न राजवंशों का व्यवहार रहा उस समय, ये जो आपका विभिन्न राजवंशों का व्यवहार उस समय रहा, तो विभिन्न राजवंशों का जो व्यवहार है ये क्या रहा, ये तो हिंसा पर आधारित रहा। ये तो क्या रहा आपका, हिंसा पर आधारित रहा। ये तो क्या रहा आपका, हिंसा पर आधारित रहा। तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि लोगों ने इस तरह की आवाजें बहुत ज्यादा उठाई हैं कि जैन धर्म ने अहिंसा को लेकर के कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर दी, गांधी जी ने अहिंसा को लेकर के कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर दी। लेकिन अगर आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न राजवंशों के व्यवहार का अध्ययन करने की कोशिश करोगे और विभिन्न राजवंशों का जब आप व्यवहार का अध्ययन करोगे और उसमें विभिन्न राजवंशों को राजनैतिक एवं प्रशासनिक लक्ष्यों की पूर्ति के क्रम में आप विकासात्मक पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको अहिंसा को दूर रखना ही पड़ेगा, आपको हिंसा को अपनाना ही पड़ेगा। हालांकि ये वाली बात आज के संदर्भ में थोड़ा कम लागू होती है, लेकिन इसे भी आप लोग अहिंसा का नकारात्मक पक्ष मान के चल सकते हैं। यानी कि अहिंसा का एक नकारात्मक पक्ष यह भी हो सकता है कि किसी भी राज्य की और राजनीतिक प्रगति में, आज का माहौल अलग है, मैं आज के माहौल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी राज्य की और राजनीतिक प्रगति में अहिंसा एक बाधा साबित हो सकती है। जैसा कि मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास की और राजनीतिक व्यवस्था का रेफरेंस आपके सामने रखा है। तो ये आवाजें बहुत ज्यादा उठी हैं, ये आवाजें बहुत ज्यादा उठी हैं। एक किताब आती है कि पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया, उसमें दिखाया गया है कि प्राचीन भारत का, यानी कि प्राचीन भारत की और राजनीतिक व्यवस्था का जो संपूर्ण और राजनीतिक धरातल है, कहीं ना कहीं वो नाना प्रकार की हिंसाओं से भरा हुआ है। क्योंकि अगर हम उस समय की बात लेंगे या मध्यकालीन भारत का भी रेफरेंस आप उठा सकते हैं, आधुनिक संदर्भ आप ना लें, लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन संदर्भ आप लेके चलेंगे और वहां पर अगर आप विभिन्न प्रकार के राजवंशों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और विभिन्न प्रकार के राजवंशों के अध्ययन के क्रम में जब आप उनके वास्तविक व्यवहार को टटोलने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अहिंसा को दूर रखना पड़ेगा, आपको हिंसा का आत्मसातीकरण करते हुए व्यवहार करना पड़ेगा। तो मेरे शब्दों में सत्यम बेटा और आप सभी लोगों के लिए मेरा संदेश यह है कि अहिंसा का सकारात्मक पक्ष यह हो सकता है और अहिंसा का एक नकारात्मक पक्ष यह भी हो सकता है। अहिंसा का सकारात्मक पक्ष मैंने गांधी जी के अनुसार आपको दिखाने की कोशिश की है और अहिंसा का नकारात्मक पक्ष मैंने प्राकृतिक संतुलन के परिप्रेक्ष्य में आपको दिखाया और राजनीतिक विकास के संदर्भ में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो फाइनली आज हमने दो चीजें डिस्कस की। आज का जो यूट्यूब पे हमारा लाइव इंटरेक्शन हुआ उसमें गांधी जी के राम राज्य जैसी जो व्यवस्था आपके सामने आती है उसका वास्तविक लक्ष्य मैंने आपको दिखाया। और दूसरा, अचानक से एक सवाल बना कि भाई अहिंसा का सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है और अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप मुझे फाइनली बताइए कि आज के YouTube के सेशन में आपको किसी प्रकार की कोई अंतिम परेशानी या किसी प्रकार की कोई अंतिम दुविधा आपको है तो आप बता सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय निकाल करके YouTube के इस लाइव इंटरेक्शन में आप लोग लगातार जुड़े रहे और लगातार जुड़ने से एक फायदा ये हो जाता है कि आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन जो टॉपिक आपके सामने आया है उस टॉपिक का जो आपका अंतिम लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य आपके सामने आ जाता है। कल का टॉपिक क्या होगा, कल का सेशन बिल्कुल YouTube पे होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कल का टॉपिक क्या होगा वो आपको शाम तक पता पड़ जाएगा कि कल का YouTube का टॉपिक क्या होना है। ठीक है जी, मतलब गांधी जी के राम राज्य के संदर्भ में अब आपको कोई दुविधा, अब आपको कोई परेशानी कभी उठानी नहीं पड़ेगी। अब आपको कोई दुविधा या कोई परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं अब आगे आज की कोई क्लास नहीं है, लेकिन कल आपका सेम टाइम पे YouTube पे एक नया लाइव इंटरेक्शन होगा
नया टॉपिक होगा, नई प्रकार की बातें हम करेंगे और इसी आधार पर बातें हम करेंगे। ठीक है जी। बट मेरा अंतिम संदेश आप लोगों के लिए यह है कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, तो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में आप कोशिश ये करें कि आप जहां तक संभव हो सके आप अपने आप को अपने घर तक सीमित रखें, बाहर ज्यादा ना जाएं। हालांकि ये बात मैं आपसे कह रहा हूं जो आपको यहां पे क्लास पढ़ाने आ रहा हूं, लेकिन क्लास पढ़ाना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है और जब तक हम प्रतिदिन इस नैतिक कर्तव्य का पालन नहीं कर लेते तब तक थोड़ा अच्छा भाव व्यक्तित्व में पैदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप लोगों से मेरी नैतिक अपील यह है कि जहां तक संभव हो सके आप लोग अपने आप को अपने घरों तक सीमित रखें। अनावश्यक तरीके से आप अपने आप को घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि माहौल पूरे का पूरा आपके सामने है। घर में रहें, पढ़ाई करते समय केवल पढ़ाई करें। और मैंने आपको बार बार यह बात बोली है कि यह एक ऐसा समय है, हालांकि बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए या विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई को एक सकारात्मक दिशा देने के संदर्भ में यह एक बहुत बढ़िया समय मिल गया है। तो आप लोग घर में रहें बहुत अच्छे से और अपनी सेहत का ख्याल रखें, डाइट को मेंटेन करके चलें, बढ़िया तरीके से व्यवहार करें। जी, हम भी अपनी सेफ्टी रखेंगे। ठीक है, तो फाइनली मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपने मेरा सहयोग किया और कल का जो टॉपिक होगा वो कल आज शाम तक ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि कल का टॉपिक क्या होगा। आप जो जीएस विजन का जो आपका व्हाट्सएप एक नंबर है वहां पे जाकर के आप स्टेटस को देख सकते हैं और स्टेटस को देखने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि आज शाम तक आपको पता पड़ जाएगा कि कल का आपका यूट्यूब पे टॉपिक क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। आप निरंतर इसी तरीके से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें और आप लोगों ने अपने हिसाब से जो वास्तविक लक्ष्य बना रखे हैं, आप लोगों का वास्तविक लक्ष्य बिल्कुल पूरा हो। ठीक है, धन्यवाद।